बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह से आगे का ये सफ़र कई सालों से जारी है। आपने मेरे साथ कई एंकर्स को देखा, मुझसे पहले कई एंकर्स को इसको होस्ट करते हुए देखा, बहुत से लोग आते गए जाते गए, लेकिन ये सफ़र रुका नहीं है, ये सिलसिला अब भी जारी है। मैं कुछ अरसे से ये सोच रही थी कि हमारे साथ कौन सा ऐसा एंकर आएगा, मेरा को होस्ट जो है ना वो कौन होगा। आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। टुडे आई एम गोइंग टू अनाउंस, और आप सबको मैं बताने वाली हूँ कि फाइनली एक को एंकर ने, एक को होस्ट ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, जो इस सफ़र में मेरा साथ देंगे और हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह आपके लिए इस सफ़र को खूबसूरत हमेशा की तरह बनाते रहेंगे। लेट्स ऑल वेलकम, आप और मैं मिलकर मुज़म्मिल खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम मुज़म्मिल। वालेकुम अस्सलाम एंड इट इज़ सो गुड टू बी हियर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मॉर्निंग में आपकी एनर्जी मुझे पीक करती हुई महसूस हो रही है। सो व्हाट इज इट अबाउट? इज इट अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इज इट अबाउट द कैफीन दैट यू हैव इन योर हैंड? अच्छा, दोनों चीज़ें चलती हैं हैंड इन हैंड, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी एनर्जी प्रिजर्व कर रही हूँ। तो अगर मुझे आपने मेकअप रूम में देखा हो, मैं खामोश, लोग समझते हैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड, व्हिच आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, लेकिन ऑन स्क्रीन आपको एनर्जी जो है वो दिखानी पड़ती है। इट्स इंपॉर्टेंट, एनर्जी दिखानी पड़ती है। फील सो गुड टू बी हियर एंड स्पेशली इन योर प्रेजेंस। आज सुबह सवेरे एक छोटी सी मज़ेदार चीज़ मुझे देखने को और लर्न करने को मिली, एंड दैट इज़ रीडिंग्स मेक यू better. And what it was about was that sitting right next to my wonderful co-anchor over here is that she talked a little bit about her knowledge in politics and human history, and what we found out very early on was सिर्फ लिटरेरी तौर पे नहीं स्ट्रॉन्ग, बल्कि इनका ओवरऑल ग्रिप इनके इन्फॉर्मेशन और दूसरी चीज़ों पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। विद दिस वी आर गोइंग टू जंप राइट इनटू सम इंटरनेशनल। लेकिन मैं इससे पहले कि हम जाएं, मैं ज़रा रोक लूँ। मैंने इनको पैसे नहीं दिए ये सब कुछ बोलने के। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपने जाके मेरी तारीफ करनी है, लेकिन ज़बरदस्त अंदाज में थैंक यू सो मच। इसके साथ आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये सफ़र इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। पहली खबर है हमारी, जनाब पाकिस्तान में रोमानिया के सफ़ीर वो पहुंचे जनाब गुजरावाला के पेट्रोल पंप में, और वो वहां पर हैरान रह गए। क्या चीज़ देख कर? जी, डान स्टोइनेस्कू, डॉक्टर डान स्टोइनेस्कू गुजरावाला के अंदर पहुंचे और अपने मुल्क का झंडा उन्होंने देखा है एक अदद पेट्रोल पंप के ऊपर, और वो दंग रह गए। वैसे क्यों ना खुशी हो, क्योंकि डॉक्टर डान स्टोइनेस्कू के साथ मेरी चंद मुलाकातें पहले भी रही हैं यहाँ पे आने से। ही इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक पर्सनैलिटी, और उनके पास बहुत कुछ है कहने को और देखने को। ही सपोर्ट्स आर्ट्स, कल्चरल इंटीग्रेशन और बहुत कुछ, ठीक है। और डॉक्टर डान स्टोइनेस्कू से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने उस वक्त मुझे बताया था कि उनके साथ एक सिंगर थे, ओपरा सिंगर, ओल्गा उनका नाम था, और उन्होंने जो कि है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर आर्ट्स काउंसिल के अंदर ओपरा सिंगिंग क्लासेस और रोमानियन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन जो कि है वो स्टार्ट करवाया था। तो फॉर समवन हु इज एक्टिवली एंगेजिंग in creating people-to-people contacts, and somebody who's actively engaging in creating linkages and bridges, I think. हमारे शो को, हमारे स्टूडियो को भी वो विजिट कर चुके हैं। लेट मी टेल यू, हमारी भी एक मुलाकात उनसे हुई है, एंड हमने उनको बिल्कुल इनवाइट भी किया था कि वो यहाँ पर आए हमारे शो का हिस्सा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, एक और पर्सपेक्टिव जो मैं इस खबर को देना चाहूँगी वो ये है कि पाकिस्तान को भी क्रेडिट देना चाहिए। हमने तमाम कल्चर्स, तमाम नेशनैलिटीज़, जितने भी यहाँ पर डिप्लोमेट्स मौजूद होते हैं या फिर वो तमाम ममालिक जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात है, हमने दिल खोल कर उनको जगह दी है, हमने दिल खोल कर उनको वेलकम किया है। और जब भी आप किसी मुल्क का फ्लैग अपने मुल्क के अंदर लहराते हैं ना, तो ये उस बात का सबूत होता है कि आप यहाँ पर वेलकम हम आपका करते हैं और आपका इस्तकबाल करना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी खबर थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है ना वो ज़रा है स्पेस की, खला की। बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले और दिखाने वाले इलॉन मस्क जो है ना, अब उन्होंने देख लिया जनाब एक नया ख्वाब। वो कहते हैं जनाब ये दुनिया जो है ना, इसके ऊपर मुझे काने नहीं होना, मुझे कनात नहीं करनी, हम जाएंगे चांद पर और वहाँ पर जाकर एक नया शहर बसाया जाएगा। इससे पहले वो मार्स की बात करते थे कि मार्स पर जाएंगे, वो कहते हैं कि चांद, लेकिन वो अगर चांद किसी ने अपनी महबूबा को तोहफे में दे दिया तो फिर कौन सा, मैं ये सोचती हूँ कि शहर वहाँ पर आबाद होगा। तो और क्या इलॉन मस्क के कंट्रोल में चांद रह जाएगा अगर किसी ने महबूबा अपनी को चांद तोहफे में दे दिया? तो वेल, अ $multi-trillion मिशन इसको कहा जा सकता है, बिकॉज
चांद के ऊपर जाने में हमें सिर्फ टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स फेस नहीं करने हैं, बल्कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से डिज़ाइंड है चलने के लिए और किस तरह से डिज़ाइंड है सर्वाइव करने के लिए, उन तमाम मेट्रिक्स को भी चेंज करना होगा। तो जेनेटिक्स की फील्ड में आयशा हम बहुत कुछ चेंज होता हुआ देखेंगे। अगर आपको लगता है कि हम लोग यहाँ दुनिया पे चल रहे हैं और हमारे वेट्स मेंटेन्ड हैं और हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन में हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कुछ आ जाता है। कुछ ऐड कर दूं इसके अंदर? बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी भी चाहिए। साइंस के अंदर, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमें मजीद बेहतर काम भी करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें एथिक्स का भी ख्याल करना है। हम सब जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स आई और एप्स्टीन फाइल्स के अंदर भी इलॉन मस्क का नाम है, हमें ये नहीं भूलना है। इसको जहन में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगली खबर जो है ना वो भी हमारी स्पेस से मुताल्लिक है। अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं, खला में, चांद पर पहुंचना चाहते हैं, मरीख पर जाना चाहते हैं, या फ्यूचर के अंदर आपका कोई प्लान है कि अगर कमर्शियली अवेलेबल हुई इस तरह की फ्लाइट्स या किसी रॉकेट में आपको मौका मिला और अगर आपका हुआ वेट ज्यादा, तो आपके सारे प्लान्स ना धरे के धरे रह जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, लाइक नासा की बात कर लें, रूसी स्पेस एजेंसी की बात कर लें, वो ये कहते हैं कि खलाई सफ़र अगर आपको करना है, अगर आप चाहते हैं, आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपको मौका मिले, तो उसके लिए आपको अपना वजन जो है ना वो 90 kg से कम रखना होगा। आई थिंक दैट इज अराउंड 180 पाउंड्स प्लस बन जाता है ना 90 kg। ये नहीं मुझे पता। हाँ, आप करें अपनी कैलकुलेशन। अगली जो बात है वो 35 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। आप कहते हैं कि एज शेमिंग भी कर रहे हैं आप। इम्पोर्टेंट है ना, आपको हेल्दी रहना चाहिए, और ये मेरे से बेहतर और कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने अच्छा खासा अपना वजन कम किया। इट रिक्वायर्स क्वाइट सम एफर्ट कि आपको एक डाइट स्ट्रिक्ट रूटीन पे आपको अपने आप को मेजर करना है और अपने आप को आपने कंसिस्टेंटली चलाते रहना है। वेल, टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, आप अगर अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मिक्स हो सकता है पर्सनैलिटी का, कि दैट इज बीइंग इनकंसिस्टेंट बट बीइंग वेरी कांस्टेंट बोथ एट द सेम टाइम। तो मेरे एक दोस्त है, बहुत मज़े की बात करता है, कहता होता है अक्सर कि यार इफ़ यू आर अराउंड समबडी हु फ्रस्ट्रेट्स यू अ लॉट बट दे आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, you will never be a happy person, right? Of course. वो बिल्कुल आपकी ना वो कैप्चर आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोगों के दरमियान रहे, पॉजिटिव लोगों के दरमियान रहे। ओके, हम ज़रा खबर देते हैं आपको एक ऐसे मुल्क से जो कि बड़ा हमारे दिल के करीब है। हुकूमत रियाद से आपको खबर देते हैं, जहाँ पर वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-35 की नुमाइश की जा रही है। अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया है और ये एक ऐसे रेडार से बचने के काबिल बनाता है, इसे हर तरह के रेडार से बचने के काबिल बनाता है, और इसने परवाज़ भी किया है जनाब वहाँ पर F-35 और अमरीका का ये तैयारा है ना, अमरीका की जानिब से इन दोनों चीज़ों के बारे में एक कंपनी लॉकहीड मार्टिन और F-35 जो इनका ये एक प्रोजेक्ट है which has been in the making for years। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ अगली न्यूज़ पे मूव ऑन करने से पहले, वो आयशा ये है कि हम लोग इस टाइम पे विद द एडवेंट ऑफ एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट नॉट, हम लोग एक ऐसे फ्रंट पे खड़े हैं कि जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो F-35 इज अ टेक्नोलॉजिकल मिशन बाय लॉकहीड मार्टिन कि जिसको अभी रैप अप नहीं किया गया। You can expect major changes in the variants and versions that were presented F-35 के? F-35 के। Oh, okay, yeah. Let's see क्या होता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जनाब इस शो के अंदर ये जो रियाद के अंदर हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी मसनूआत, अपने प्रोडक्ट्स जो है ना उनको पेश किया गया, और दुनिया भर में क्योंकि हम सब जानते हैं GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट उसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ चाइना के साथ मिलकर जो हम अपना डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, तो वहाँ पर उसको भी प्रेजेंट किया गया है और लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया है, पसंद किया। लेट्स होप कि कल को हमारी इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिफेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान की इज़ वन ऑफ द मेन की प्लेयर्स सिंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि हम लोग यहाँ पे इस एरिया के अंदर सिक्योरिटी का और साउथ एशिया की जो कि अमेरिका की पॉलिसी है रिलेटेड टू साउथ एशिया, उसका पिलर बन चुके हैं इस टाइम पे। और सिक्योरिटी सिचुएशंस के बारे में बात करें तो जब आपकी तरफ अटेंशन इन टर्म्स में होती है कि सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस ऑफ पावर, शिफ्ट ऑफ पावर, तो बहुत कुछ है कि जो आपकी तरफ आता है जिससे आपने बचना होता है और अपने लोगों को बचाना होता है। ऐसा ही है। और हम लोगों ने एक बहुत अफसोसनाक रीसेंट वाकया
اچھا ہم سب جانتے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ایک عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں اور پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور جیتی بھی تھی. اس کے بعد دوبارہ سے اب ہمیں کچھ دہشت گرد یا بزدلانہ دہشت گرد ان کو کہنا چاہیے, کچھ بلائنڈ سپاٹس کی وجہ سے وہ آتے ہیں, اپنا وار کر کے چلے جاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کے اندر جو ایک سانحہ پیش آیا ہے, خودکش حملہ ہوا, اس نے دہشت گردی کا ایک نیا باب جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول دیا ہے. یہ دہشت گردی اب صرف ایک سیکیورٹی مسئلہ نہیں رہا ہے بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریجنل بلکہ گلوبل چیلنج بن چکا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کا مشرقی ہمسایہ یعنی کہ بھارت طالبان رجیم کی مدد کر رہا ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے اور عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے. پریزیڈنٹ آف دا پاکستان کو اب آ کر یہ بات کرنی پڑی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض ہمسایہ ممالک اپنی سرزمین سے دہشت گرد عناصر کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی اجازت دے کر جرائم میں شراکت دار بن چکے ہیں, اور کچھ ممالک نہ صرف ان کی براہ راست مالی معاونت کرتے ہیں بلکہ انہیں ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عسکری ذرائع سے بھی مدد ان کو فراہم کی جا رہی ہے. یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی طرف سے بتایا گیا ہے. اور اس ایشو کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پلر جو ہم لوگوں کو نہیں مس کرنا چاہیے وہ اس بات کا ہے کہ if you are focusing on world peace and if you claim to be the world's largest democracy تو آپ کو ایٹ لیسٹ اپنے ریجن کے اندر ڈیموکریٹک رائٹس اور نارمز کا خیال رکھنا چاہیے. اب تو وہ نہیں رہا ہے, وہ تو ایکسپوز ہو چکا ہے. نہیں رہا ہے, ایکسپوز ہو چکا ہے. پاکستان 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بوم کر رہی ہے, پاکستان میں بزنسز بہتر چل رہے ہیں اور ہمیں یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نظر بھی آ رہا ہے لوگوں کی ایوری ڈے لائفز کے اندر. لیکن جب ہم لوگ اس مشن کی طرف جا رہے ہیں جو کہ پروگریس کا مشن ہے تو اس وقت ہمیں یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں جیسا کہ سوسائڈ بامز اور سوسائڈ بلاسٹ. اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے یہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد حملے کی منصوبہ بندی داعش افغانستان نے کی تھی, ماسٹر مائنڈ کو حراست میں لیا جا چکا ہے, تمام سہولت کار گرفتار ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا بولے گی کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے, اور دنیا نے بولنا شروع کیا. ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ کینیڈا کی طرف سے کئی مرتبہ بات کی گئی ہے کہ وہاں پر جو دہشت گردی یا ان کے لوگوں کو, ان کے نیشنلز کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے پیچھے بھارت تھا. امریکہ کی طرف سے اس طرح کی آوازیں اٹھائی گئی ہیں. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی جو ہیں انہوں نے بھی خبردار کیا کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں اور خدشہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر یہ جو امداد دی جا رہی ہے یہ طالبان رجیم کی مضبوطی پر خرچ ہو رہی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر سے کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو افغانستان کے اندر سپورٹ فراہم کرتی, فائنینشیل سپورٹ, سو دیٹ وہاں پر چیزیں بہتر ہو سکیں, ڈیولپمنٹ پر کام ہو سکے. فائنینشلی انٹیلیجنس سپورٹ, ٹریننگ, ملٹری سپورٹ, بہت کچھ ہے جو مل رہا ہے ان کو. اچھا جی, تو ہمیں جوائن کیا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اینالسٹ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں ساری صورتحال کے اوپر اور کیا کرنا چاہیے اب پاکستان کو. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بتائیے کیا آپ کے ذہن میں آیا یا کس طرح سے آپ اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, اینڈ از اٹ ٹائم کہ پاکستان جو ہے اس کو صرف لوکل ٹیررزم کی طرح ٹریٹ نہ کرے بلکہ اس کو ایک ریجنل جو ٹیررزم کا منظر بنا چکا ہے بھارت اس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اور باقی کنٹریز کو بھی بیچ میں انوالو کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں, وہ بھی شاہد ہوں کہ کیا کر رہا ہے اور کون کر رہا ہے, اس دہشت گردی کے پیچھے کون ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جب سے بھارت کو بنیان مرصوص شمار کے حق میں پاکستان نے شکست فاش دی ہے, اس کا آپ نے دیکھا عظیمت اٹھانی پڑی, اتنی دنیا میں اس کو شرمندگی ہوئی ہے اور اتنی بڑی فوج کو پاکستان کی مسلح افواج نے بالکل تو 1-2 دن کے اندر جس طریقے سے اس کو مقرر کیا, یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور اب وہ اس کے آپ اپنی پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں. مقصد یہ کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو, پاکستان کو اکنامک ترقی نہ کرنے دو, اور آپ جو پاکستان اس وقت دنیا میں نام روشن ہوا ہے, ہم اس ریجن کے اسٹیبلائزر ہیں, انڈیا ٹوٹلی آئسولیٹ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں نا چائنا, ایران نے بھی ان کو نکال دیا, بنگلہ دیش سے ہی آؤٹ ہو گئے, تو اور اس ریجن میں کون ہے؟ پاکستان, چائنا, ایران اور بنگلہ دیش اور باقی چھوٹے ممالک ہیں, آل آر ود اس. اور ریجنل اسٹیبلائزر کے ساتھ ہمیں گلوبلی بھی بڑی رسپیکٹ ہے. ایون مڈل جو پاور ان کو پاکستان لیڈر بنا ہوا ہے, ٹرمپ بہت تعریف کرتے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو یہ باتیں جس کی وجہ سے یہ اب افغانستان کو ایز اے اپنی پراکسی یوز کر رہے ہیں. وہاں پہ جتنی 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, اور وہاں پر جو امریکن $7.2 بلین کا ویپن ایمبسی چھوڑ گئے. ہر مہینے ان کو, بلکہ ہر ہفتے ان کو $1 ملین ان کو دیتے ہیں, فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں.
تو یہ سارا چیزیں جو ہے یہ جا رہی ہیں ٹیررزم کی طرف. اینڈ پاکستان از دا اونلی کنٹری جو کنفرنٹ کر رہی ہے اتنی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اکیلا کر رہا ہے. کینیڈا میں انہوں نے سکھ لیڈر کو مارا, امریکہ میں پکڑے کے کانفرنس کرتے, پاکستان میں ہمارے 20. کیا بریگیڈیئر صاحب ہمارے پاس irrefutable ثبوت موجود ہیں بھارت کے خلاف کہ وہ کس طرح سے ان لوگوں کو استعمال کر رہا ہے یا فتنہ ہندوستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے؟ اگر ہیں تو پھر why don't we go to the international platforms اور وہاں پر جا کر یہ والے ثبوت ہم کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ ہم نے بہت ثبوت دیے ہیں, 7-8 دفعہ ہم نے پورے ڈوزز نیشن کو دیے ہیں. پھر ابھی ہم دوبارہ, کیونکہ اب ہمارا اسٹیچر بہت ہے, دنیا میں سنتی ہے, ہماری بات کو سمجھتی ہے, ابھی دوبارہ کر رہے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ابھی ہمیں اسلام آباد میں جتنے سب دنیا کے امبیسڈرز وہاں پر ہیں, وہاں ہمارے فارن آفس کو, ان سے وزیر کو بیٹھ کے تمام فیکٹس اینڈ فگر ان امبیسڈرز کو دکھانا چاہیے. دس از واٹ پاکستان از فیسنگ. اور اگر یہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اٹ از گوئنگ ٹو گو ٹو دا گلوبل افیکٹ آلسو. وائٹ ہاؤس میں جا کے بھی آپ نے دیکھا, انہوں نے ایک لیڈی کو اور ایک آدمی کو مار دیا انہوں نے. سڈنی میں کیا دھماکے ہوئے. یہ انڈیا گلوبل ملک بن چکا ہے. تو اس لیے ہمیں اب بات یہ کہ ایز اے نیشن پہلے ہم وی شوڈ گو ٹوگیدر. ہم ہیں لیکن AKP گورنمنٹ تھی, کافی پرابلم. اب میرے خیال میں ان کو سمجھ آ گئی ہے اینڈ دے آر اسٹارٹیڈ کوآپریٹنگ ود اس. کیونکہ انلیگل اسپیکٹرم میں جو پیسہ نا, ہنڈی کا, نارکوٹکس کا, اسمگلنگ کا, یہ پیسہ جو فنڈ ہوتا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے. کیونکہ جڑ سے فائنینشیل اسٹینڈ بند ہوگی تو ان کو کافی حد تک کمزور ہوگا. سیکنڈ آپ یہ دیکھیں گے جو دھماکہ پنی میں ہوا ہے, اس میں ہم نے 4 گھنٹے میں چاروں جو اس کے جو فیسیلیٹیٹر تھے نا سولز کا, ان کو پکڑ لیا. ماسٹر مائنڈ ظاہر کا تھا, اس کو پکڑ لیا. اب ظاہر جب ان کو زندہ پکڑتے ہیں دے گیو یو لاٹ آف انفارمیشن کہ اس کے, اور پشاور میں یہ KPK میں کتنے لوگ ہیں, اور اکراس دا بارڈر وہاں پر کتنے ہیں, ان کے ہینڈلرز ہیں, پلانرز ہیں, ایگزیکیوٹرز ہیں, کمانڈرز ہیں, ان کی لوکیشن. اس کا مطلب یہ کہ وی ول گو ناٹ اگینسٹ دیم آلسو. اور لائک جو بلوچستان میں دھماکے ہوئے وہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی آخر آ کے اتنے لوگ آئے ہیں, 10 شہروں میں گئے ہیں, تو کہیں نہ کہیں رات کو رکے ہیں. I'm sorry I'm breaking you up like this, but I have a very important question in mind. Brigadier صاحب, DGISPR نے مینشن کیا تھا کیٹیگوریکلی کہ ٹیرر بزنس کولیشن, ٹیرر بزنس الائنس, ٹیرر بزنس نیکسس, یہ دونوں چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں, انٹرلنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہارڈ فرنٹ پہ تو کام چل ہی رہا ہے, ہارڈ فرنٹ پہ تو ہمارے جوان جا کے ان کو واصل جہنم کر ہی رہے ہیں دہشت گردوں کو. لیکن یہ جو سافٹ سپورٹ ان کو مل رہی ہے مانیٹریلی اور بزنس کے حساب سے اور انٹیلیجنس کے حساب سے, اس فرنٹ پہ پاکستان کا اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے پوری انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری اب یہ لگ گئی ہیں کہ 10 شہروں میں جو کوئٹہ میں ہوا ہے وہاں پر یہ کس کے پاس رات کو ٹھہرے, کس نے سہولت کاری کی, کس نے ان کی پروٹیکٹ کیا, کس نے ان کو کھانا دیا, کس نے ان کو ریکانسنس کروائی. دے آر دا آئیز اینڈ ایئرز ان کے. یہ جب وہاں سے آتے ہیں وہ عجیب جگہ کا نہیں پتا ہوتا, ٹیررسٹ جب آتے ہیں ان کی آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں, وہ اب ہم کو پکڑنے کے لگے ہوئے ہیں. سیکنڈ, وی آر گوئنگ ٹو اپنا ویری ہارڈ اسٹیٹ. ہارڈ اسٹیٹ ہم نے کہا ہوا ہے ناؤ از دا ٹائم کہ وی ہیو ٹو گو اکراس دا بارڈر, جہاں پر ان کے ٹیررسٹ جتنے کیمپس ہیں, ٹریننگ کیمپ ہے, ایڈمنسٹریٹو کیمپ ہے, ان کے انڈین ہینڈلرز کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف بھی وی ہیو ٹو گو فار, چاہے ہمیں سرجیکل اسٹرائک کرنی پڑے, ڈرون. آر وی ریڈی فار اٹ؟ اور اس کے لیے کیا ہمیں جو باقی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں یا پھر دوسرے ممالک ہیں, کیا ان کو بھی کانفیڈنس میں ہمیں لینا پڑے گا, ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس افغانستان کے اندر جا کر, کیونکہ وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور طالبان رجیم کو کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے کہ ان کو روکیں اور ہمارے ملک کے اندر ان کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. آر وی ریڈی؟ آئی تھنک پہلے بھی ہم نے ابھی پیچھے ہم کرنے لگے تھے, دوست ممالک نے ہمیں کہا تھوڑا رک جائیں, وی آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول them, but I think دیکھیں we have to draw جی بالکل آ رہی ہے مجھے آپ کے پاس. we have to draw a لائن یہ ڈرا کرنی ہے کہ آپ یہ بہت زیادہ ہمارے عوام کی جان و مال کی حفاظت اور پاکستان کی ٹیریٹریل باؤنڈریز کی رسپانسبلٹی یہ مسلح افواج کی ہے. سو وی ہیو ٹو ناٹ ڈیسائڈ. اگر انڈیا پہلگام میں ایک فال فلیگ آپریشن کر کے, جھوٹا ڈرامہ کر کے, وداؤٹ انویسٹیگیشن, وداؤٹ انکوائری ایک ہمسایہ نیوکلیر ملک پہ اٹیک کر سکتا ہے, تو ڈونٹ تھنک پاکستان دا رائٹ کہ ہم اکراس افغانستان میں جائیں جہاں انڈین بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے بیٹھے ہیں, سب کو سارٹ کریں.
and then they must learn, इनको पता चले कि पाकिस्तान की क्या military means है, and they know what are capabilities, and we can do lot of things. हम अवाम उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान बता चुका है मई जून के अंदर पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज और डिफेंस किस तरह से पाकिस्तान कर चुका है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत ही काबिल जिक्र आपका इनपुट है, एनालिसिस है इस सारे मामले के ऊपर। लेट्स होप कि उसकी नौबत ना आए, लेकिन लगता ऐसा है कि क्योंकि कई मरतबा कहने के बावजूद, तंबीह करने के बावजूद, अफगानिस्तान या वहाँ पर जो अनासर बैठे हुए हैं, 20 से ज़ायद तंजीमें जो बैठी हुई हैं, वो कन्वर्ज भी कर रही हैं और मिलकर किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रही हैं और पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बना रही है। उनको जवाब देना, उनको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक जिसके जहाँ पर कोई भी आएगा कि आप आएंगे और आप चलते चले जाएंगे। हम इंसान हैं और हम इंसानों की ज़िंदगी की कदर करते हैं, हम प्यार के साथ इस पूरे रीजन को चलाना चाहते हैं। डू नॉट टेस्ट आवर रिजॉल्व, जैसे कि मे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान आर्मी का स्लोगन था, डू नॉट टेस्ट आवर रिजॉल्व। Anyway, we are about to head into a break. See you on the other side. It is Muzammil Ali Khan and Aisha Yusuf. ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। सबसे इंपॉर्टेंट आजकल की खबर जो है वो है जनाब, पाकिस्तान ने जो दौड़ें लगवाई हुई है ना आईसीसी, या फिर हम कह सकते हैं भारत की, क्योंकि हमने कहा भाई हम नहीं खेलेंगे मैच, वर्ल्ड की दौड़ें लगवाई, क्रिकेटिंग वर्ल्ड की दौड़ें लगवाई हुई हैं। आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के हवाले से अहम मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद अगले 24 घंटे जो हैं वो कहा जरा बहुत अहम है, मेक और ब्रेक हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा। आप देखें पाकिस्तान को बनाने के लिए ना आईसीसी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए हैं कि जनाब मान जाइए, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं। मोहसिन नकवी, मैं कहती हूँ, मैंने एक पोस्ट देखी मोहसिन नकवी साहब के बारे में, वो ये थी, बाय द वे मेरे वो पुराने बॉस रह चुके हैं, लेकिन वो पोस्ट ये थी कि इट इज़ अ मैच मेड इन हेल, आईसीसी एंड मोहसिन नकवी, क्योंकि जैसा आईसीसी कर रहा है बिल्कुल वैसे ही जवाब दे रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। एंड पहली मरतबा मुझे ऐसा लगता है कि हम सब खुश भी हैं, और अगर हमें ये फॉरफिट करना भी पड़ता है मैच, इट्स फाइन, क्योंकि भारत जो है वो हर मामले के अंदर एंड आईसीसी हर मामले के अंदर अपनी मनमानी करेगा। जयशंकर की इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट की दुनिया के अंदर और फैसले कॉल करने उन्होंने वहां से बिठा के कि जहां से आपको मुल्क की सियासत के फैसले कॉल करने चाहिए और आप क्रिकेटिंग के वर्ल्ड के फैसले वहां से कॉल करें, थिंग्स जस्ट डोंट ऐड अप एंड इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू सी सच सिसी बिहेवियर ऑन फील्ड के हाथ ना मिलाने से लेके और सिक्योरिटी सिसीज कह रहे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ दोबारा कहें I've spent about a good 8-year period in contact sports और उस चीज़ ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, girls and boys alike, दिल और जिगरा जो है ना वो आपको सीखना पड़ता है जिंदगी के अंदर, वो इसी तरह नहीं आ जाता आपके पास। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज द वन वे कि जो आपको उस जगह तक बहुत अच्छे से बड़े आसानी से पहुंचा सकती है, बशर्ते आप उसे सिद्ध के दिल के साथ प्रैक्टिस करें ना। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आईसीसी के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर जो हैं अमीनुल इस्लाम वो भी मौजूद थे। अब इत्तलात जो आ रही है ना, अंदर से खबरें जो आ रही हैं, ये मुज़ाकरात तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहे हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी ये कोशिश करते रहे कि भाई अजाला किया जाए बांग्लादेश क्रिकेट के साथ या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ज्यादती की गई है ना, उसके अजाले के ऊपर कुछ ना कुछ किया जाए। लेट्स सी क्या किया जाता है। 24 घंटे बहुत ही अहम है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड देन हम सब जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है, पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों ने अपने पहले मैचेस जो हैं वो जीत लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स के खिलाफ एंड में आके मैच को फंसा दिया था। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर महमूद साहब, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं सुबह से आगे में। अस्सलाम वालेकुम अजहर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चंस राइट अवे, इट्स सच अ प्लेजर टू होस्ट यू हियर एंड टू बी टॉकिंग टू यू। आपसे बात करना इतना बड़ा प्लेजर है कि चाइल्डहुड ड्रीम स्टार अजहर महमूद, जब अजहर महमूद पिच पे आ रहे हैं बैट हाथ में उठा के, और आज आपसे सवाल जवाब करने क्रिकेटिंग की दुनिया के बारे में। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर हम एंड बीइंग here with us. Thank you, it's honor for me to be in your show. थैंक यू सो मच। अजहर साहब, सबसे पहले तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आईसीसी को, जो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में कहूँ, जो नचाया हुआ है मोहसिन नकवी साहब ने इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर और जो मैच होना है उसकी सिचुएशन के ऊपर, आपको लगता है कि आईसीसी गिव इन कर लेगा हमारे जो मुतालबात हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अजाले के लिए? क्या ऐसा हो सकता है?
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी नेशन ने जो स्टांस लिया है, आई थिंक उसमें मैं क्रेडिट दूंगा पीसीबी को और अपनी गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छी बात थी। और अभी इस वक्त जो है आपने जैसे मेंशन किया है कि आईसीसी के रुकन यहाँ पे मौजूद हैं, वो उनकी 5 घंटे चेयरमैन से बात भी हुई है। तो लेट्स सी के नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चीज़ें सामने आती है। और जहाँ तक आप बात की कि बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप से आउट हो गया है, वो खेल नहीं सकता, लेकिन उनको जो है अजाला उनका ऐसा ही हो सकता है कि आने वाले वक्तों में या इस वर्ल्ड कप में उनको प्रॉपर शेयर दिया जाए कि उनको जो लॉसेस हुए हैं या उनके प्लेयर जो है वो डिफरेंट जगह पे जाके लीग नहीं खेल सकते, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए और उनको जो भी उसमें बनता है उनका शेयर उनको मिलना चाहिए। अच्छा, रेम्यूनरेशंस जो उनकी हैं, जो उनकी पेमेंट्स है और जिस तरह से इस चीज़ का अजाला करना चाहिए, वो एक टॉपिक है। बट थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्रिकेट किस तरह से यूनिटी का मैसेज लेके आता है। आप सियासत बाहर रखते हैं, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पिच पे लेके आते हैं, आप दिलों को जोड़ते हैं, स्टेडियम्स में लाखों के क्राउड्स इकट्ठे होते हैं। इस तरह के एक्शंस जिस तरह के दूसरी तरफ से आ रहे हैं, अफसोसनाक एक्शंस, आपको क्या लगता है कि क्रिकेटिंग का फ्यूचर क्या एक डार्क जगह की तरफ जा रहा है, एक अंधेरी जगह की तरफ जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आप कह सकते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि अगर किसी भी नेशन ने मना किया है। अगर आप 96 का वर्ल्ड कप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था, और उसी टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज भी श्रीलंका के साथ नहीं खेला था फॉर दैट रीजन। आई थिंक अभी जो सूरत हाल है मूविंग फॉरवर्ड जो है ना, क्रिकेट पहले भी हुआ है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है ना वो सम टाइम अच्छे नहीं होते थे, लेकिन वो क्रिकेट एक ऐसी चीज थी या स्पोर्ट एक ऐसी चीज थी जो दोनों कंट्रीज में, दोनों मुल्कों को आपस में कंबाइन करती थी। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। अब आईसीसी को जो है ना वो एज अ गवर्नर बॉडी, एज अ फादर फिगर, क्योंकि वो इस क्रिकेट को चला रहे हैं, ना सिर्फ कि वो इंडिया के लिए चलाएं बल्कि पूरी जितनी भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, उनका वो फेवरेट बच्चा तो भारत ही बना हुआ है ना। वो कहते हैं कि वो बाकी बच्चों को ना प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। बच्चे फिर जब कोई टेंट्रम्स दिखाते हैं ना, तो फिर जो फादर होता है ना उसको जवाब देखना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे अगर कुछ देख रहे हैं ना, कुछ गलत हो रहा है, तो फिर उनका अजाला भी किया जाए, कॉम्पनसेट भी किया जाए। अब आईसीसी जो ये बात कर रहा है कि भाई आपने फोर्स मेजोर का जो रूल इन्वोक किया है, पीसीबी को कह रहा है, आपको लगता है कि वो अब ये पूछने का हक रखता है? क्योंकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, भारत कई मरतबा ये फोर्स मेजोर का रूल जो है वो इन्वोक कर चुका है, और अब पाकिस्तान ने किया है, तो वो बार बार उनसे वजह पूछ रहा है। देखें, जैसे आपने बात की कि बच्चा जो है ना वो इस तरह होता है, तो आप देखें वो कमाई पूत जो होता है ना घर में, जो कमाई वाला होता है, तो उसको सारी पसंद करने लग जाते हैं। अब अगर आप देखें कि जितने भी आईसी के फाइनेंशियल्स हैं वो सारे जो है ना स्पॉन्सरशिप जो है वो इंडिया से आती है, और उनका उसमें काफी ज्यादा है, वो होल्ड कर सकते हैं। ये चीजें जो है ना आईसीसी को ये चीज देखनी चाहिए कि ठीक है जी कि आपकी जो है ना फाइनेंशियल वहां से आ रहे हैं और सारा चीजें वहां से हो रही हैं, लेकिन आपने दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये कहें कि जी हम एक पे नजरसानी करेंगे और दूसरों को इग्नोर कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात करें, जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, पहले बात हो रही थी कि टॉप 3 की बात हो रही थी कि जी इसमें टॉप 3 है, लेकिन आप इस वक्त देखें वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं, और 20 टीमों ने, जैसे अभी तक वर्ल्ड कप हुआ है उसमें क्रिकेट का म्यार आप देखें कि छोटी जो टीमें हैं उन्होंने बड़ी टीमों को मुसीबत डाल के रखी हुई है। तो अगर हमने क्रिकेट को जो है आगे लेके जाना है, क्रिकेट के फरोग के लिए हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। जो भी आईसीसी का हेड है, चाहे वो इंडिया से हो या किसी कंट्री से हो, उसको सिर्फ ये ना सिर्फ अपनी कंट्री को देखे बल्कि दूसरी कंट्री। मेरा सवाल बाकी बोर्ड से भी एक्चुअली है, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने स्टैंड लिया है बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ। बाकी बोर्ड्स जो है, आपको नहीं लगता कि उनको भी बात करनी चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए? क्योंकि आज अगर बांग्लादेश है, कल को कोई दूसरी कंट्री भी हो सकती है। Before you go on with your answer regarding this question, मैं इनका पार्ट भी ऐड करना चाहता हूँ, इनके क्वेश्चन के साथ छोटा सा अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तानी या मुसलमान प्लेयर्स जो यूएसए की टीम पे थे, कुछ अर्सा पहले उनके भी वीज़ाज कैंसिल होने के और उनकी भी परमिशंस ड्रॉप होने की न्यूज़ सामने आई और हमने देखा। तो अटैच टू हर क्वेश्चन माय आंसर एज वेल कि किस तरह से आप देखते हैं कि फ्यूचर इम्पैक्ट हो रहा है गेम का यहाँ पे? डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं एज अ कोच दुनिया भर में काम करता हूं, तो ये चीजें सामने आती हैं आपकी जो है ना अभी, क्योंकि आप देखें क्रिकेट में जो है इंडिया की
मेजॉरिटी ऑफ द लीग्स में भी ना इनकी टीम्स हैं। अभी जैसे ILT हम लोग अभी जीत के आए हैं, तो उसमें भी 4 टीमें ऐसी थी, और आपने देखा होगा कि एक डेजर्ट वाइपर एक ऐसी टीम थी जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और मैं वहाँ पे था। उसके अलावा जितनी भी टीम्स थी उसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था। और क्योंकि अब जहाँ तक उनका पहला क्वेश्चन था उसमें ये था कि बाकी बोर्ड को भी करना चाहिए। अब देखें, बाकी बोर्ड को भी इनके साथ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं अगर वो उठ के सामने आते हैं और उनके आगे आके खड़े होते हैं। उनके प्लेयर्स जो है उनको लीग्स में नहीं खिलाया जाता, उनको फाइनेंशियली लॉस होता है। तो वो क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं वो ये सारे कहते हैं कि ठीक है जी, इंडिया जो कहेगा हम उनके साथ हम ही उनके साथ खड़े रहेंगे। ना चाहते हुए भी वो उनको करना पड़ता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल जो है ना वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा अजहर साहब, फिर ये जो नोशन है कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स जो है वो कंट्रीज को करीब लेकर आता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो फिर उसको तो फिर हमें एक तरफ रख देना चाहिए, उसके ऊपर शायद बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बिजनेस वेंचर बन चुका है। जो अच्छा बिजनेस देगा सिर्फ उसी की मानी जाएगी। बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं, और ये होना नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स करीब लेके आता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप आपस में समटाइम ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वक्त जो है मतलब अगर फाइनेंशियल एतबार से देखें तो वो टॉप पे हैं और हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अदर साइड देखें कि इस वक्त अगर आप देखें कि क्रिकेट बोर्ड जो ICC का वफ्द है वो पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि हमने जो स्टांस लिया है उस पे हमने उनको ये कह सकते हैं आप कि उनको हमने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो आई थिंक होपफुली जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। ज़रूरी भी था उनको उनकी ज़बान में अजहर साहब जवाब देना। अच्छा, इन द एंड पाकिस्तान की क्रिकेट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये ज़रूरी है ना कि हम बात कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हमारी परफॉर्मेंस भी तो उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच था और उसको भी हमने फंसा लिया। ये फ़हीम अशरफ अगर ना होते तो हम तो लग रहा था कि गए थे उस दिन। संगीन था, पोजीशन थोड़ी सी नाजुक थी। डेफिनेटली अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में थे। अगर आप पहले आप बॉलिंग की बात करें, हमारी फील्डिंग की बात करें, जो ज़बरदस्त बॉलिंग थी और फील्डिंग ज़बरदस्त थी। जैसे हमने 6 विकेटें ली 20 रन दे के, तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी। एंड देन जब हम बैटिंग करने आए तो 58 बॉल्स पे 58 रन चाहिए थे और हमारे गालिबन 7 विकेटें हाथ में थी। तो आई थिंक बैक टू बैक विकेटें जहाँ पे गिरी वो हमें देखना पड़ेगा कि उसको हम कंट्रोल करें। और जब आप टॉप पे होते हैं तो दूसरी चीज़ों को जो है ना, दूसरी टीमों को आपको सिर्फ नहीं देनी चाहिए कि जिस वक्त आप टॉप पे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गेम को फिनिश करके आना चाहिए। अब जैसे T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि इसमें कोई भी टीम हल्की नहीं है। अगर आपकी एक पार्टनरशिप लगती है या 2 से 3 विकेटें आप एकदम से अपनी गिर जाती हैं तो फिर आपका बड़ा मुश्किल हो जाता है गेम में वापस आना। तो आई थिंक ये चीजें थी। और अगर आप देखें कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो इस वक्त है ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि मिडिल ऑर्डर में इस वक्त आपका बाय फोर्स मिडिल ऑर्डर है। आपने बाबर को बाय फोर्स नंबर 4 पे खिला रहे हैं, उसके बाद आपने उस्मान खान को नंबर 4 पे। तो ये आपका मसला मिडिल ऑर्डर का मसला है कि फिर मैं ये कहता हूं एज अ क्रिकेटर, मैं ये कहता हूं कि जब आप एक बंदे का नंबर नहीं है और उनको वहां खिला रहे हैं, अक्सर लोग बात करते हैं जी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो ये इनको खेलना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ टेक्निकल स्टफ का। क्योंकि जिस वक्त एक ओपनर जब नीचे आके बैटिंग कर रहा होता है उस वक्त पावर प्ले खुल जाता है, बॉल सॉफ्ट हो जाता है, स्पेशली जब पिच पे थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा हो तो उन प्लेयरों के लिए आसान नहीं होता कि आते ही वो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक हो या शॉट्स खेलनी शुरू कर दें। अगर थोड़ा सा टाइम गुजारा हो तो फिर इजी हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जो है अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, जो पिछले 4-5 साल से जब मैं भी उधर था तो यही बात हो रही थी कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स थे लेकिन हमने उनको इस दफा सिलेक्ट ही नहीं किया। ऐसे ही है और वो इसी वजह से हमें सफ़र करता हुआ नज़र भी आता है हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना। बहुत शुक्रिया, आपने टेक्निकल पॉइंट्स भी बता दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सफ़र कर रही है या परफॉर्मेंसेस हमारे खिलाड़ियों की सफ़र कर रही है, एंड ओवरऑल अपना एनालिसिस भी दिया सिचुएशन के ऊपर। अजहर महमूद साहब, थैंक यू सो मच। हम आने वाले वक्त में भी आपको जहमत देते रहेंगे और आप अपनी तशरीफ़ आवरी जो है ना वो जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और क्रिकेट पर बात करने के लिए। जनाब, ये है कि पाकिस्तान जो कर रहा है ICC के साथ बांग्लादेश के लिए वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा होगा जो इसके ना खिलाफ होगा। और हमें नजर भी आ रहा है ना वो आ रहे हैं पाकिस्तान को मनाने के लिए, जहां से हम स्टार्ट की थी अपनी बात। ओके जी। अच्छा आयशा, एक मिनट, हम इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट पे मूव करें, बिकॉज़ इट इज अबाउट कलर्स एंड वाइब्रेंसी। अगर मैं कहूं कि
टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है और माहौल थोड़ा सा हॉट है क्रिकेट को लेके और इस क्रिकेटिंग बैक एंड फोर्थ को लेके, तो आपको नहीं लगता कि शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट ने जो है वो क्रिकेटर्स की कैपेसिटी टू प्ले लॉन्ग फॉर्म खराब कर दी है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे अटेंशन स्पैन्स कम हो चुके हैं एंड वी आर Doom नॉट scrolling की वजह एबल से। टू यू नो रीड Exactly. एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही आप ये कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक एक्सपर्ट है ना क्रिकेट के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर एनालिसिस इसके ऊपर दे सकता है, Definitely, क्योंकि definitely. वो टेक्निकलिटीज़ को जानता है। आई एम नॉट अ क्रिकेटर, आई कैन से जो मुझे नज़र आता है उसके ऊपर अपने तौर पर एक आम शहरी के तौर पर अपना एनालिसिस पेश कर सकती हूँ। क्योंकि बात हो रही है आम शहरियों की, तो आम शहरियों के लिए फेस्टिवल्स बड़े ज़रूरी हैं। बहुत ठीक बहुत है। ज़रूरी। अब ये खबर जो है ना वो मैं दूंगी आपको बिल्कुल एक रिपोर्टिंग के अंदाज के अंदर, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा नज़रियाती इख्तलाफ इस चीज़ से ये था, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर हुआ था एक दहशतगर्दी का सानहा जिसके अंदर कई लोगों की जानें गई, कई मासूम शहीद हुए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे थे। लोगों को शायद इस तरह से इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था आफ्टर दैट अटैक, उस खुदकुश हमले के बाद। लेकिन आपको हमने क्योंकि रिपोर्ट करना है तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपको रिपोर्ट करते हैं कि लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल था, जो कि बहुत सारे रंगों के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका है। पतंगबाजी हुई, मौसीकी भी थी, ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े भी डाले जा रहे थे। खाना खाबे आप सबको पता है लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। एग्जैक्टली हर उम्र की शहरी जो है ना वो अपने छतों पर निकल कर आए थे, पतंगबाजी में हिस्सा ले रहे थे। और इसके साथ साथ बसंत का आखिरी रोज़ जो था उसके अगले रोज़ आखिरी रोज़ सुबह 5 बजे तक पतंगबाजी का सिलसिला जारी रहा। लोगों ने बड़े जोशो खरोश से मनाई है। पार्टी जो है ना वो लाहौर वालों के खून के अंदर शामिल है। और लाहौर, I'm from Lahore by the way. I know you're from Lahore. That is why I looked at you real hard when I said लाहौर के लोगों के अंदर. Anyway, Okay. so मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो मेरा तज्जिया है और जो मेरी इंसाइट है बसंत वाले मसले पे, यार I'm going to go a little casual with my language talking about बसंत right now, and that is कि 5 रुपए की जो पतंग थी वो इतनी होती थी और 10 वाली पतंग इतनी होती थी। 350 रुपए इन्फ्लेशन कितनी हो जाएगी इन्फ्लेशन? 350 रुपए की पतंग, यानी कि आम आदमी की सकत से आप बाहर सोच सकते हैं। 10,000 रुपए की डोर। मैं 400 रुपए की 4 पीस की चरखी खरीदता होता था बचपन में, और 1 पीस का पिन्ना जो आप मिल रहा 20 था से वो 25 साल में आप चाहते हैं कोई तब्दीली ना आए, इतनी तो अब आएगी ना। और जिसने इंजॉय करना था उसने भाई महंगी पतंगे खरीद के भी इंजॉय किया है। अच्छा जी, शाजिया रिजवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब। उनकी तरफ चलते हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रही हैं, व्हाट डज शी थिंक कि ये फेस्टिवल किस तरह से गुजरा है। शाजिया साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बसंत को लोगों ने बहुत जोशो खरोश से मनाया लाहौर के अंदर किसे क्रेडिट देंगी? मरियम नवाज साहिबा का तो क्रेडिट बनता है, और इसके अलावा आप किसको क्रेडिट देंगी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और आज बसंत के त्यौहार पे बात हो रही है, और ज़ाहिर है हम लोग सारा इवेंट हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया, कल्चर डिपार्टमेंट था हमारे पास, वहाँ पे रंगारंग तकरीब हुई। और स्पेशली जहाँ आपने सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया, तो उनका स्पेशली शुक्रिया भी अदा करती हूँ पूरे पंजाब के तवज्जुह से कि जो लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया। कुछ लोग नहीं पहुँच सके, कुछ लोगों ने बड़ी नाराजगी का इजहार भी किया, और कुछ तारीख को इन्विटेशन जितने मुमकिन हो सके हम लोगों ने दिए, और सब ने कहा कि हमने लाहौर आना है। और लाहौर का जो बसंत का त्यौहार था वो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने रिवाइव कर दिया और बता दिया कि हकीकी अवाम के चेहरों पे जो स्माइल होती है, जो खुशी का एहसास होता है, वो इन त्यौहारों से मुमकिन है। और इनसे जो मुफ्ती ममालिक के जो लोग एम्बेसडर जो पाकिस्तान आए, उन्होंने जो बसंत के जो त्यौहार को फुली एंजॉय किया, कि वो भी इसके शहर में गिरफ्तार हो चुके थे, और ये कुछ चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व की। और आपको नहीं लगता इन फेस्टिविटीज को कैंसिल कर देना चाहिए था इस्लामाबाद में जो अटैक हुआ उसकी वजह से? शाजिया साहिबा, ऑब्वियसली देखिए, जो दहशतगर्द है वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान में खुशियां ना आए, और वो चाहते थे पाकिस्तान में गेम्स बंद हो जाएं, कल्चरल एक्टिविटीज बंद हो जाएं, हंसना बंद हो जाए, हम लोग हर टाइम गम की कैफियत में रहे। और हम लोगों का प्लान पहले यही था कि इस त्यौहार को रोक दिया जाए, लेकिन फिर बाद में ये सोचा गया कि जो लोग इतनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो दूसरे शहरों से, दूसरे ममालिक से लोग आके जो एक फेस्टिवल को एंजॉय करना चाह रहे थे, खुशियां बटोरना चाह रहे थे, उनकी हम खुशियों को गम में तब्दील नहीं कर सकते थे। हमने कहा कि जो खुशियां हैं वो जितना मुमकिन हो सके हम अपने समेट लें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे क्रूशल टाइम गुजरा है। प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हम लोगों ने सैलाब की सूरत हाल, कोविड की सूरत हाल, महंगाई और अप्स एंड डाउन जो मईशत की सूरत हाल वो देखी। तो बसंत एक ऐसा त्यौहार था जिसमें दोबारा से लोगों के चेहरों पे जो खुशी के तासुरात हम लोगों ने देखे हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी कि जिस तरह मैंने वहाँ के लोगों को जो ऑब्जर्व किया, आम आवाम की सूरत, हम लोग जब हम आम आवाम में जब गए और लोग इतनी खुशी का इजहार कर रहे थे, लोग दुआएं दे रहे थे, और ऑब्वियसली इस चीज का बड़ा गम का इजहार भी करते हैं कि जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ
वो यकीनन बहुत बड़ा सानिया है और इस पे हम जितना गम का इजहार करें वो कम है। काफी जाने जाया गई हैं, डिसीजन के पीछे की फिलॉसफी और उनकी फैमिली को सब्र दे और उनको जवारी रहमत की जगह दे। चलो ठीक है शाजी साहिबा, अब ये बताइएगा थोड़ा सा ज़रा जो मैनेजमेंट रही इन 3 दिनों के अंदर ज़रा उसकी भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल कैसी सिचुएशन रही ये भी बता दीजिएगा, और कुछ हमने देखा कि नाखुशगवार वाक़े भी पेश आए हैं लाहौर के अंदर डोर की वजह से, या जिसने भी गलत डोर इस्तेमाल की उसकी वजह से। कितने लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है, और क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी गैर रजिस्टर्ड शुदा दुकानदार ने भी पतंगे या डोरे बेची हों? कुछ डेटा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए एसओपीज और लॉ एंड ऑर्डर बनाए थे और उस पर अमल दरामद करने के लिए सबको बावर कराया गया था। और मैं स्पेशली लाहौर की आवाम को सलूट पेश करती हूँ कि उन्होंने उनकी इतनी अच्छे से पासदारी की और बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए उन रूल रेगुलेशन पे अमल किया और हर चीज को फॉलो किया। देखिए जहाँ कुछ इंतजारी चीजें भी होती हैं, कुछ मिसहैप्स भी होती हैं इक्का दुक्का, और उसको मैनेज करने के लिए हम लोग ने स्ट्रिक्टली हर हमारी जो टीम्स थी उनको ऑब्जर्व किया। हर गली के नाके पे हर जगह पे हमारी टीम्स वहाँ पे हर चीज को ऑब्जर्व कर रही थी। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट फुली एक्टिव था, हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट फुली एक्टिव था, हमारी सारी फोर्सेस फुली एक्टिव थी, और हम लोगों की जो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो सारी फुली एक्टिव थी और सब चीजों को मॉनिटर कर रही थी और ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग हो रही थी। और जहाँ इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं उन पे फुली एक्शन भी हो रहा है और उनको गिरफ्तार भी किया गया। और खुद हम लोगों ने बात चीजों को हमने जब नोटिस किया तो हमने भी उनको अरेस्ट करवाया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन कानून जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है और सबने उस पर अमल किया और लाहौर ने अपनी सीमेंट को कामयाब बनाने के लिए कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये कुछ थोड़ा सा ये बताएंगे? कितने लोगों की गिरफ्तारी आई है? देखिए अभी तो इस बारे में सारा हतमी जो अभी रिपोर्ट अभी आनी है और पता चलेगा कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन ये है कि काफी मैक्सिमम जहाँ इस तरह की डोर इस्तेमाल हुई या उन्होंने एसओपीज की फॉलो नहीं किया उनको अरेस्ट किया गया है। और मेरे ख्याल में सब ने एसओपीज को फॉलो किया, लॉ एंड ऑर्डर को सब ने ओबे किया। ठीक है, और मैंने खुद ठीक है आपका पॉइंट आ गया। शाजिया रिजवान साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करें और हमारे चंद सवालों के जवाब देने के लिए। अच्छा आयशा, मैं खामोशी से सुन रहा हूँ और आपका सवाल कि क्या ये कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए था इस गमर, उन्होंने जो फिलॉसफी बताई है उसके अंदर मुझे एक चीज़ क्लियर होकर सामने आई है, एंड दैट इज़ कि जब आपकी खुशियों का दुश्मन आपकी खुशियाँ ख़राब करना चाहे, कल्चरल रेजिलियंस एज अ कम्युनिटी आपके पास एक इतना बड़ा सॉफ्ट फ्रंट है कि आप अगले को बता सकते हैं कि तुम्हारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई, हमारे हौसले नहीं टूटे और हम उसी तरह अपनी प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की तरफ चलते रहेंगे उससे दुगनी स्पीड के साथ कि जिस स्पीड को तुम डिसरप्ट और डिस्टर्ब करना चाहते हो। तो पाकिस्तानियों का और स्पेशली पंजाब वालों का एक बहुत बड़ा आई होप ऐसा ही हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ऑलराइट, सो जी वेलकम बैक एंड कुछ एक्साइटिंग सी बात है, लेकिन एक्साइटिंग किस लिए कि ये हर घर का मसला बना हुआ है आजकल। डूम स्क्रोलिंग जो है ना, इट्स ट्रांसेंडिंग एज लिमिट्स एंड एज बैरियर्स। किड्स हू डोंट नो हाउ टू स्पीक येट, बोलना आता नहीं है उनको, लेकिन फ़ोन खोल के यूट्यूब लगानी है या कोई और सॉफ्टवेयर खोलना और उसके अंदर आपने अपनी वीडियो स्क्रॉल करना शुरू जानी। काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ है आयशा, काफ़ी बड़ा इशू बना है और आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं। यू हैव अ डॉटर, माशाल्लाह, घर में ये मसला तो नहीं है? नहीं, शी गेट्स हर फिजिकल टॉयज टू प्ले विद, और वो भी बहुत छोटे नंबर्स में। बिकॉज पता है आयशा, एक चीज़ जो अभी शो के स्टार्ट में आपने एक बात की थी कि हमारे अटेंशन स्पैन्स एडल्ट्स के बड़े डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ की वजह से। इमोशनल रेजिलियंस, मेंटल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन की पावर, देयर इज सो मच दैट गोज इनटू दिस कि आपको ये जो आदतें बिल्ड हो जाती है ना शॉर्ट टर्म डूम स्क्रॉलिंग की, कम्युनिकेट ना करने की, दीज कैन एक्चुअली हिंडर विद चिल्ड्रन एंड देयर स्पीकिंग एबिलिटी व्हाट नॉट। इंपॉर्टेंट ये है कि हम तो चले एडल्ट्स हैं, हम बड़े हो चुके हैं और हमारे ऊपर शायद इसका असर उस तरह से नहीं होगा, हो रहा है लेकिन उस तरह से नहीं होगा। लेकिन वो तमाम बच्चे जो फॉर्मेशन ईयर्स से गुजर रहे हैं, जिनकी पूरी पर्सनैलिटी उनकी ज़िंदगी के अंदर बननी है उन सालों के अंदर जिससे वो गुजर रहे हैं, उसमें उनके पास कोई बुक मौजूद नहीं है हाथ के अंदर, उनके इमेजिनेशन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, चाहे हम घर में देख लें या फिर हम स्कूल्स की हालत देख लें, हमें यही सब कुछ नजर आ रहा है। ऑल द टाइम उनके हाथ में या तो फोन होगा या टैब होगा या वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए होंगे। अच्छा, स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म एक रियल थिंग बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। अब हमारा टॉपिक जो है वो ये कि हमें करना क्या चाहिए, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, बच्चों को वक्त देना चाहिए, लेकिन हम वक्त नहीं दे रहे हैं, बल्कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और उसके लिए जवाब भी पेश करते हैं कि भाई वक्त नहीं है,
کیونکہ آفس جاتے ہیں, آفس سے واپس آنے کے بعد گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. بھائی آپ کے بچوں سے بڑھ کر نا اور کوئی ترجیح نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر لیجسلیشن کر رہے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال اس وقت آسٹریلیا بھی ہے, جس نے تقریباً 15 یا 16 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے بالکل پابندی کر دی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں استعمال, اور اس کے اوپر اب کام بھی ہو رہا ہے. اوکے جی, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر نفسیات نمرا قریشی صاحبہ. انہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم نمرا سے بات کریں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی, ہماری ٹیم نے کچھ لوگوں سے بات کی, وہ سنیے, پھر واپس آئیں گے اور نمرا سے سوال کریں گے. کام اتنے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے بچوں کو موبائل دے دیتے. آج کل تو بچے موبائل کے بغیر نہیں رہتے. انہیں کوئی بھی بات منوانی ہو, کھانا کھلانا ہو, کوئی بھی کچھ کرنا ہو تو موبائل ضروری ہے. میں اپنے بچے کو وقت دیتا ہوں, کیونکہ آج وقت دوں گا تو کل وہ بھی اگلی آنے والی نسل کو وقت دیں گے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ موبائل نہ دیں, زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انگیج رہیں. نومولود بچے ہوتے ہیں, مائیں ان کو بھی موبائل پہ وہ ویڈیوز یا کوئی ریلز وغیرہ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا بچہ انگیج ہو جائے اور رونا بند کر دے. موبائل جو نا وہ سنڈے کے سنڈے ہی ہم لوگ بچوں کو دیتے ہیں, آگے پیچھے اس کو نا موبائل کی پرمیشن نہیں ہے دینی. مائیں بھی شکر کرتی ہے بچوں نے فون پکڑ لیا ہے, جان چھوٹی ہوئی ہے چھوٹی رہے. ہم لوگ ان کو موبائل ٹائم نہیں پکڑاتے ہیں. اگر ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو ان کو ٹی وی لگا دیتے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں ہماری نظر بھی ہوتی ہے. ہم اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں, لیکن ساتھ میں ہے کہ ان کو موبائل اور لیپ ٹاپ اور یہ چیزیں گیجٹس دینا پڑتے ہیں. تو یہ صرف باہر کے لوگ نہیں تھے, ہم نے کچھ اپنے ادارے کے اپنے کولیگز سے بھی بات کی. اب کہہ تو سارے یہی رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وقت بھی دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ مکس اینڈ میچ کر کے دے رہے ہیں, اپنا ٹائم بھی, فون بھی. بٹ وہ آپ والی بات ہے نا, جواز پیش کرتے ہیں اسکرین دینے کا. پرسنالٹی بھی مکس اینڈ میچ ہی بنے گی پھر بچوں کی. نمرا کی طرف چلتے ہیں. نمرا, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں کو وقت دے نہ کہ موبائل, آپ کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتی ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تھیراپی کے لیے, گائیڈ لائنس کے لیے, کیا سچویشن ہے, کیا سٹیٹس ہے رائٹ ناؤ ہماری سوسائٹی کے اندر؟ یوزلی آج کل جتنا بھی دیکھا جائے ہماری سوسائٹی میں سب پیرنٹس جو ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ فون زیادہ دے رہے ہیں, ان کو وقت دیتے ہیں لیکن بہت کم, لمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں, اور اگر ٹائم دے بھی رہے ہیں تو جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ خود فون میں انگیج ہوتے ہیں, لیکن وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا. بچوں کو چاہیے ہوتا ہے کوالٹی ٹائم. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو ساری کی ساری اٹینشن انہی کی طرف ہو. اگر 6 مہینے کا بھی چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ اپنے ہی فون پر لگے ہوئے ہیں, یو آر یوزنگ یور اون فون, تو بچہ اس چیز سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا فل اٹینشن. اور بہت زیادہ فون دینے کی وجہ سے بچوں کا اٹینشن اسپین بہت ڈسٹرب ہوتا ہے, آئی کانٹیکٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ان کا ایموشنل ریگولیشن, اور بچوں کو انسٹنٹ گریٹیٹیوڈ کی عادت پڑ جاتی ہے کہ جس طرح بچے رو رہے ہیں, کھانا نہیں کھا رہے, کوئی بھی چیز ہے, فوراً ان کو فون پکڑا دیا. روتا ہوا بچہ فوراً آپ اس کو فون پکڑائیں گے وہ ایک دم چپ ہو جائے گا. اس سے بچے میں عادت پڑ جاتی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی کہ ہر چیز مجھے فوراً چاہیے, اور اسکرین دیکھنے کی وجہ سے بچوں میں ایموشنل ریگولیشن نہیں ڈیولپ ہوتی. جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں, آپ کی رسپانسو پیرنٹنگ ہوتی ہے, آپ ان کو چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بچہ سیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں, سوشل اسکلز سیکھتا ہے, دوسروں سے بات کرنا سیکھتا ہے. لیکن جب آپ اس کو فون ہی بار بار تھمائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ یہی سیکھے گا, ٹھیک ہے میری لائف میں کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے, کچھ بھی مسئلہ ہے, آئی ہیو ٹو گو ٹو اے سیپریٹ اسپیس, اور میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لوں, موبائل فون ڈھونڈ لوں, یا کوئی بھی ایسی مصروفیت ڈھونڈ لوں کہ جس کا ریئل لائف سے کوئی کانٹیکٹ نہ ہو. تو اس کی وجہ سے بچوں کی ایموشنل ریگولیشن. عائشہ, یہ ابھی نمرا نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, رائٹ, کہ ڈسوسیٹ کر جاتے ہیں بچے, اور ڈسوسیشن از اے پرابلم جب آپ کی کمیونیکیشن ٹوٹنا شروع ہو جائے گی, جب آپ کا سوشل کانٹیکٹ لوگوں سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. آپ اپنی باڈی میں تو ہوں گے لیکن مائنڈ آپ کا مومنٹ میں نہیں ہوگا, یہ پرابلمز ہوں گے. تو بیسکلی فون اس لیے نمرا دے دیا جاتا ہے بچوں کو کہ اچھا ٹائم گزارنا ایک محنت والا کام ہے, تو بچوں کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے, آپ کو اپنی کریٹیوٹی سپارک کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو بچوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ اچھا ٹائم گزارنا ضروری ہے, آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے؟ کوالٹی ٹائم ہر ایج گروپ کے لیے ڈفرینٹ ہے. جس طرح اگر آپ کا بہت چھوٹا بچہ ہے, لائک نیو بورن سے لے کر آپ کے 6 months تک کے جو بچے ہیں, ان کے ساتھ تو یو جسٹ ہولڈ دیم, آپ کا ان کو پکڑنا, ان کو پیار کرنا, وہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. 6 months آنورڈ پھر جو ہے ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان سے بات کریں, یا بک ریڈنگ از ویری گڈ. آپ مطلب جس طرح چھوٹے بچوں سے بھی آپ نے دیکھا ہے لوگ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از سم تھنگ ریئلی گڈ. یا پھر آپ ان کو بک ریڈنگ کی طرف لے کر آئیں, بچہ آپ کی گود میں ہے اور آپ بک ریڈنگ اسٹارٹ کریں. اور اسی طرح جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر ڈفرینٹ اسکلز میں انگیج کریں, کہ کلرنگ میں آپ ان کو لے کر آئیں, پزلز ہوتی ہیں, الفابیٹیکل پزلز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ آج کل ٹوائز مل رہے ہیں, سینسری ٹوائز ہیں, آپ وہ بچوں کو دلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائن موٹر اینڈ گراس موٹر اسکلز اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ ان کو بال پلے کروائیں,
कैच एंड थ्रो करवाएं उनको। उसके अलावा बहुत जरूरी है बच्चों को रेनबो के बारे में बताएं, बच्चों को परी के बारे में बताएं, बच्चों को कहानियां सुनाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक जगह पे मैंने पढ़ा था निम्रा, वो ये कि ना गेम्स खेलना जो है ना वो आपके दिमाग के लिए, बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब जो मोबाइल्स के ऊपर गेम्स मौजूद हैं उससे मैं कहती हूँ बच्चे तो गया, मुझे तो बड़ों के खेलने पर भी एतराज़ होता है ऑल द टाइम। इवन इफ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम तो वहाँ पर भी आप लेकर जा रहे हैं और मोबाइल पर गेम्स खेल रहे हैं। बच्चे की सेहत के ऊपर या बच्चे के दिमाग के ऊपर मोबाइल पर गेम्स खेलने से क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर बच्चा एक चीज़ मोबाइल पर कर रहा है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर का मतलब ये, फाइन मोटर आपके हैंड मसल्स हैं, ठीक है, ग्रॉस मोटर आपके लेग्स के मसल्स हैं, आपकी मूवमेंट है, ठीक है। मोबाइल पे या उस पर वो चीज़ करें वो तो नहीं है ना। लेट्स सपोज यू आर प्लेइंग अ रनिंग गेम, तो आप मोबाइल पे यू जस्ट यूजिंग योर फिंगर्स, आपके मसल्स तो उससे नहीं स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं ना। अगर आपने मोबाइल पे ही या डिजिटली बच्चों को गेम्स खिलवानी है तो उसमें ये होता है कि आप मोबाइल फ़ोन्स तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता। अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी ये कहा कि 2 साल से कम बच्चों को आप बिल्कुल भी स्क्रीन दे ही नहीं सकते, और 3 ऑनवर्ड्स आप आधा घंटा पूरे दिन में दे सकते हैं, और वो भी ये कि टीवी, द बिग स्क्रीन, नॉट द मोबाइल फ़ोन। और उसमें ये कि डिफरेंट गेम्स आती हैं जो कि आपकी होती हैं कि यू हैव टू जंप ऑन दिस कलर, आपकी डिफरेंट गेम्स मिलती हैं यूट्यूब पे ही आपको मिल जाती हैं कि रेड कलर, आप बच्चों के लिए जो है टेप्स लगा दें रेड कलर की, या रेड पेपर आप फ्लोर पे पेस्ट कर दें और फिर वो उसको फॉलो करें कि जंप ऑन द रेड कलर, जंप ऑन द येलो कलर, जंप ऑन द ग्रीन कलर। तो अगर आप वो चीज़ें करवा रहे हैं तो दोज आर द हेल्दी एक्टिविटीज़, लेकिन आप जिस तरह नॉर्मली जो दूसरी गेम्स हैं वो करवा रहे हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। पेरेंट्स जो हैं पहले तो वो आदत लगा देते हैं, आदत लगाने के बाद ये होता है कि वो छूट नहीं रही होती है आदत, तो फिर पेरेंट्स को अब क्या करना चाहिए, या फिर ओवरऑल एक रूटीन के बारे में बता दीजिए कि किस तरह से रूटीन होनी चाहिए बच्चों के साथ पेरेंट्स की? सबसे पहली चीज़ तो यही है ना कि जब आपने फैमिली टाइम है, आप डिसाइड करें कि दिस इज़ आवर फैमिली टाइम, उसमें आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना है। यूजुअली आजकल ये कि सबका ऑफिस के काम है, बाकी चीज़ें दे हैव टू यूज़ देयर फ़ोन एट होम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घर पे बिल्कुल फ़ोन ना यूज़ करें, लेकिन वो एक टाइम लिमिट रख लें कि इतनी देर के लिए हम जब साथ सब बैठेंगे उस टाइम कोई भी फ़ोन नहीं यूज़ करेगा, ना पेरेंट्स में से कोई करेगा ना ही बच्चे, बल्कि वो आपस में बात करें, कोई एक्टिविटी कर ले। जिस तरह हमारे टाइम पे होता था, हम लोग लूडो खेलते थे, कैरम खेलते, डिफरेंट गेम्स खेला करते थे, लेकिन आजकल ऐसी कोई गेम्स नहीं, बोर्ड गेम्स कोई भी नहीं खेल जाती। बहुत कम होता है कि बच्चे किसी गेम में इन्वॉल्व होते हैं। तो पेरेंट्स पहले खुद अपने, क्योंकि बच्चे हमें जो करता हुआ देखते हैं उससे सीखते हैं, कहने से नहीं सीखते। राइट। अच्छा आयशा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे रेज किया गया कि लूडो खेल लेते थे, कैरम खेल लेते थे, आपको भी याद आ गया वो बचपन के वक्त, आ गया नानों का घर, छुट्टियां, और एग्जैक्टली। तो इसके अंदर काफी कुछ लर्निंग होती है आपकी, राइट? तो एक आप सोसाइटी से लर्न करते हैं और फिर एक आप इंटरेक्शन से लर्न करते हैं। अगर आप फ़ोन से लर्न कर रहे हैं तो उसके अंदर सोसाइटी तो कट ऑफ हो गई ना आपकी, बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी का वो जो कि एक ड्रोना आइसोलेट कर देने वाला एस्पेक्ट है, उसके बारे में कि निम्रा, अगर बच्चे तरबियती मवाद भी मोबाइल फ़ोन्स पर देख रहे हैं तो इसका भी क्या मनफी असर पड़ सकता है? वो भी एडिक्शन तो फिर भी हो रही है ना। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में बच्चे को वो चीज़ें दे रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आप पूरा दिन उसको आप अच्छे कार्टून्स ही दिखा रहे हैं, इस्लामिक कंटेंट ही पूरा दिन आप उसको दिखा रहे हैं, तो देख तो वो स्क्रीन ही रहा है ना, उसका अटेंशन स्पैन तो फिर भी इसी तरह डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चों की आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है इसकी वजह से। तो ये है कि जिस तरह आप कह रही है कि पेरेंट्स बिजी होते हैं, मदर स्पेशली बिजी होती हैं, तो उसके लिए सेल्फ प्ले स्किल्स जो हैं हम कहते हैं पेरेंट्स को कि वो बच्चों को सिखाएं। बच्चों के लिए घर में प्ले एरिया बहुत ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें रखें, बहुत ज़्यादा प्ले एरिया बनाएं, एक छोटा सा कोई भी आप कॉर्नर रख लें जिसमें उसकी सारी चीज़ें हों। एंड फर्स्टली यू हैव टू सिट डाउन विद देम, आप बच्चे के साथ खुद खेलें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इंडिपेंडेंट प्ले डेवलप होता है। फिर आप अगर किसी काम में बिजी भी होंगे तो वो आधा घंटा आराम से बैठ के बच्चा खेल लेगा। अगर पहले आपने उसको, और मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि अगर आपने देखना है ना कि आपके बच्चे की तरबियत कैसी हो, या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मुआशरे का मुफीद शहरी बने या अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, तो फिर ज़रा थोड़ा सा माजी की तरफ मुड़ कर देख लें। जितने भी बड़े नाम गुजरे हैं उनका बचपन किस तरह का था, वो क्या पढ़ा करते थे, कौन कौन सी किताबें उनके पास मौजूद थी, वो कौन सा कंटेंट बुक्स की सूरत में या नज़मों की सूरत में कंज्यूम किया करते थे, इंटरेक्शन की रूटीन क्या थी, इंटरेक्शन क्या होते थे। वो ऑल द टाइम अपने फ़ोन्स पे मसरूफ़ नहीं होते थे, ड्राइंग रूम होता था, वहाँ पर सब बैठ कर टीवी देखा करते थे। ये बड़ा ज़रूरी और बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त होता है। निम्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बड़ा अच्छा आपका इनपुट रहा है, कैंडिड इनसाइट थी, बहुत ज़रूरी भी थी तमाम देखने वालों के लिए, स्पेशली वो तमाम लोग जो पेरेंट्स भी हैं और जिन्होंने अपनी जान छुड़ाई हुई है ना कि बच्चों को फ़ोन दिया और उसके बाद जी हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बच्चा स्कूल चला जाता है। काफ़ी लोगों को ट्रिगर कर सकती है, करनी चाहिए। अब भी अगर ट्रिगर नहीं करेगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। वो वाला लतीफ़ा कर दिया आयशा ने यहाँ पे कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है
तो महसूस करें और अपने आप को तब्दील करें। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि आप इस तरह की बात ना किया करें, लोग मायूस हो जाएंगे। मैं कहती हूँ कि ये वक्त है कि अब मायूस हो जाना चाहिए, मायूस होंगे तो उसके बाद कुछ किया जा सकता है। And bring about a change. And talking of change, I think the next guest that we have here is someone who is changing the scape of education and technology in Pakistan, both in a single mission. Aisha, how about you go ahead and introduce our next guest? आपने चेंज की बात की है, तो चेंज जो है ना वो आता है हमेशा आपकी तालीम से, आपके माइंडसेट के अंदर चेंज आता है। पहली गोद कहा जाता है कि पहली वो दर्सगाह कहा जाता है कि माँ की गोद होती है, लेकिन उसके बाद जब आप जाते हैं ना अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो किस तरह के हैं और किन लोगों ने आपको हेल्प आउट किया अपनी तालीम हासिल करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। और हेल्प आपका स्टेट ऑफ माइंड भी बड़ा प्रिजर्व कर देती है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस दे देती है। कॉन्फिडेंस दे देती है। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं जनाब, वैसे तो 2 मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन अभी राइट नाउ एक मेहमान मौजूद हैं जो कि तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबे में नुमाया काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे साथ चेयरमैन प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन हफीजुल हक साहब मौजूद हैं। हफीजुल हक साहब एक कामयाब सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं जिन्हें आलमी सतह पर वसी काम करने का तजुर्बा हासिल है, और उनकी कायम करदा ये जो तंजीम है, ये फाउंडेशन, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रही है, जिसका मकसद ये है कि पेशा वराना तालीम आम हो और गुर्बत का खात्मा जो है ना वो होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों पेशा वाराना तालीम पे फोकस किया जा रहा है? बिकॉज पाकिस्तान को एक यूथ सरप्लस अल्लाह पाक ने दिया है, और उस यूथ सरप्लस को 65%, और हम फिर कोई छोटी आबादी तो है नहीं माशाल्लाह। लैंड मास हमारे पास जितना है उससे 4 गुना ज़्यादा तो हमारे पास लोग हैं, और वो भी जवान खून मौजूद है। तो क्यों ना हम इस फायर को हार्नेस करें और यूज़ करें उस मशीनरी को चलाने के लिए कि जिस मशीनरी का नाम पाकिस्तान है, और साउथ एशियन रीजन का हम बड़ा एक सेंसिटिव पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है हम लोग। बड़ा अच्छा मुझे लगा आपने वो फ्रेश ब्लड की जो आपने बात की ना, ताज़ा खून हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे तालीम के शोबे में टॉप 2 चैरिटी इदारों में भी शामिल किया है, और अभी तक 450 से ज़ायद जो है हम कह अब तक 3444 एलुमनाइज जो है ना वो फारिग तहसील हो चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हफीजुल हक साहब जो कि चेयरमैन प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के, उनको वेलकम करेंगे और उनसे ज़रा बात करते हैं। और ये मैं हमेशा से समझना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ, जब भी कोई इस तरह का बड़ा इदारा बनाता है जो कि आम लोगों की फलाह के लिए होता है, उसके पीछे थॉट क्या होती है, उसके पीछे फ़िलॉसफी क्या होती है। तो हफीजुल हक साहब से इस बारे में जानते हैं। Thank you so much, हफीजुल हक साहब। मैं एक सेकंड before you jump into this question, right? Okay. मैं एक छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। प्लीज़ बताइए। मेरी मोटिवेशन लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस की एक सर्टेन टाइम पे गिरते हुए। हम सब हाई पैचेस और लो पैचेस में से गुजरते हैं, हम सब खुशी और गम महसूस कर सकते हैं, और अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आता जाता है, और उस दौरान अभी तक कर सकते हैं, अभी तक कर सकते हैं। अच्छा, उस दौरान जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की वो गुड एडवाइस था। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, मेनी टाइम्स, plenty of times it's about the direction. You can have all the finances in the world, but if you don't have good direction, या आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो आप एक अदद वेल्थी कंफ्यूज्ड इंसान होंगे। तो आपके पास वेल्थ दोनों तरफ होनी चाहिए। नो आइडेंटिटी, with no identity, अब ये इदारा जो है आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हेल्प जो है ना वो आपको एक तो मॉनिटरी हेल्प हो, या फिर जैसे कि मुज़म्मिल बात कर रहे थे कि नसीहत हो या एडवाइस हो, दोनों जो है आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी आइडेंटिटी बनाने के लिए। इससे पहले कि हम हफीजुल हक साहब की तरफ जाएं, हमारे साथ इसी इदारे के फारिग तहसील कामयाब एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी किस तरह से रही है। और अभी तक जितना मुझे उनकी जर्नी के बारे में पता चला है बहुत ही इंस्पायरिंग है जनाब, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे जब वो सुनेंगे कि उनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही। खूबसूरत रास्ता तय करके आए हैं। ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़ैनुल आबिदीन, जो कि इसी फाउंडेशन के एलुमनाई हम उनको कह सकते हैं, और क्या ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और क्या इनका एक प्लेटफॉर्म है वायरो के नाम से, जो कि AI बेस्ड फोटोशॉप स्टार्टअप कंपनी है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि US के अंदर भी बहुत कामयाबियां समेट रही है। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जैन हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, हाउ इज़ इट गोइंग? सो या हमारी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि माय फादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर, तो उन्होंने 40 साल कराची में टैक्सी चलाई। एंड जब हम व्हेन वी वर इन मैट्रिक इन कराची, तो मैट्रिक के बाद हम इस्लामाबाद आ गए,
I get into NUST, I try to get into NUST for 4 times. Like उनका NET साल में 3 बार होता है और पहले तीनों साल में मैं फेल हुआ, अगले साल मैंने रिपीट किया and then 4 times मैं फेल हुआ, 5th times I get into NUST. हिम्मत नहीं हारी आपने? हिम्मत नहीं हारी. It's like NUST Candidates is pretty technical and pretty hard as well. And my brother जो थे वो भी उसी साल उन्होंने ट्राई किया और he get into NUST very easily. He's more smarter than me. And जब हम NUST में चले गए, but the problem we are facing is like we don't have a money to pay because like father was not doing anything right now at that time. और जो बड़े भाई थे वो जॉब कर रहे थे. But it's so hard to pay, you know, the initial आपको जो NUST की फीस होती है in the starting days. So we thought about, you know, building some, you know, हम academy बना लेते हैं because we cracked the NUST. जब हम NUST क्रैक कर रहे थे तो हम IIT की बुक्स भी पढ़ रहे थे because we don't know कि हमारी बेसिक्स अच्छी नहीं थी कराची से. जब इस्लामाबाद आए तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग की, बिल्ड की, अंडरस्टैंड किया, तो हमने FSC को बहुत डीपली अंडरस्टैंड कर लिया था कि यार हमने कैसे क्रैक करने होते हैं कोर. वी स्टार्टेड, हमने एक अकेडमी बनाई और अकेडमी मतलब हम 9 से 5 यूनिवर्सिटी होते थे, 5 से रात 9 अकेडमी, तो 3 मंथ्स हमने वो किया. बट वी फील लाइक, यू नो, लाइक वो हमारी स्टडीज़ को बहुत इफेक्ट कर रहा था. राइट. एंड देन वी, यू नो, we thought about, you know, how can we get into, you know, NUST. So we have this institute और हमने NUST में PEF scholarship लिए apply किया. I remember that day कि जब, you know, when we got a scholarship, we went into tears because like for us कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज, यू नो, आप स्टडीज़ भी इफेक्ट होती है और अकेडमी भी इफेक्ट होती. अच्छा, ये वो मोमेंट होगा, अभी भी आई डोंट नो, आप सोचते ही होंगे इस चीज़ के बारे में कि अगर उस मोमेंट के ऊपर आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया होता या ये वाली अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी अभी बड़ी मुख्तलिफ होती. 100%. तो जो आपके पीछे थे ना, जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है. हफीज़ुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इस नेक काम के बारे में. कब से आगाज़ किया इसका, क्या सोचा था, क्या जहन में आया कि आपने सोचा कि इस तरह से स्कॉलरशिप का एक प्लेटफॉर्म बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करेगा. हफीज़ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से आगाज़ हुआ, थोड़ा सा बताइए इस जर्नी के बारे में. वालेकुम सलाम सर. सर, आपकी जर्नी का जो आगाज़ था उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? बिकॉज हमने जैन से बात की है और इनका एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है जिसके अंदर स्ट्रगल एट द फोर फ्रंट थी. तो इस तरह के कई जवान हैं जिनकी ज़िंदगियों में आपने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको पुश किया है एक बड़े ज़बरदस्त फ्यूचर की तरफ. तो इस मिशन का जो स्टार्ट है वो आपने कब कंसीव किया, कब रिसीव किया और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन की मोटिवेशन आई? जी, इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है. वो ये कि मैं कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हूँ. मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है, यूरोप में, अमेरिका में और चाइना और एशिया में भी काम किया है. उस ज़माने में जब ये मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो 2008-2009 की बात है. मैं उस वक्त हांगकांग में था और वहाँ मैं कुछ सोच विचार में लगा हुआ था. तो ये एहसास हुआ कि अगर मैं 1968 में इंजीनियर ना बनता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता. दूसरी एक बात मुझे लगी कि मेरी जो भी कामयाबी हुई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसकी जो बुनियाद थी वो ये थी कि आई वाज मेड इन पाकिस्तान. तो एक एहसास मखरूजियत पैदा हुआ और उस एहसास ने मैंने ये फैसला किया कि मैं एक बजट चैरिटी का अपने मुल्क के लिए वक्फ कर दूंगा, जो मैंने किया. और मैं पाकिस्तान आया उन चैरिटीज़ को तलाश करने के लिए कि जिनके थ्रू मैं देकर अपना एक कर्ज उतारूं मुल्क का. तो मैं एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ इत्तेफाकन, इस मकसद से नहीं लेकिन ज़ाती तौर पर. वहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए थे और उनके दफ्तर के बाहर 25-30 बच्चे खड़े हुए थे. तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन बच्चे हैं. कहने लगे कि ये वो बच्चे हैं, इनको दाखिला मिल गया है. मैंने कहा ये इस कदर गमज़दा शक्लें लिए क्यों बैठे हुए हैं, ना हंस रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ये तो बड़ी फ़ख्र की बात है उनको दाखिला मिल गया है इस यूनिवर्सिटी में. तो उन्होंने कहा कि हाँ, इनकी खुशी और इनकी सबसे बड़ी कंसर्न का दिन एक ही है. उसकी वजह यह है कि खुशी तो इस बात की है कि उनको दाखिला मिल गया,
لیکن ان کو بڑی پریشانی اس بات کی ہے کہ اگلے 4-5 سال کی فیس کہاں سے آئے. تو میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جب میں نے ان سے مزید گفتگو کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ سینکڑوں ایون ہزاروں لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ایسے طبقے سے آتے ہیں کہ جن کی جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ قابل اتنے ہوتے ہیں کہ اپنی میرٹ پر ہماری جیسی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو میں یہ سن کے بہت مجھے پریشانی بھی ہوئی اور جھٹکا بھی لگا. اور پھر میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان سے یہ پرابلم پیش کی تو ہم سب لوگ فوراً اس بات پہ تیار ہو گئے کہ ہم کو ان بچوں کی مدد کرنی چاہیے. اور ہم ایسے بچوں کی جن کو داخلہ مل گیا ہے انہوں نے تو اپنا کام کر لیا، لیکن ان کے پاس اگر ایک بات کی نا، وہ میرا دماغ نا اس پہ جا کے رک گیا ہے کہ آپ کو جب پتا چلا کہ ان کو کیونکہ داخلہ مل گیا ہے بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو افورڈ اٹ، کیونکہ ان کو فکر یہ ہے کہ اگلے 4-5 سال ایسا ہوگا، تو آپ نے یہ سوچا کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے. وہاں پر وہ پوائنٹ ایک ایسا بھی لائف چینجنگ مومنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ کتنا ڈسکنیکٹ ہے اسپیشلی دا پیپل جو کہ ویل ٹو ڈو ہیں اینڈ وہ لوگ جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں، جو قابلیت رکھتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر پاتے، اور ان کی وجہ سے سم ٹائمز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ لائف از سو انفیئر. کیا آپ کو ابھی بھی یہ ڈسکنیکٹ محسوس ہوتا ہے یا پھر کچھ تبدیلی آپ نے اوور دا ایئرز محسوس کی ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے سفر میں تقریباً آدھے رستے پہنچ گئے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہ رہ جائے جو کہ اپنی میرٹ پہ داخل ہو گیا ہے ایک گورنمنٹ رن یونیورسٹی میں اور پروفیشنل یونیورسٹی میں، انجینئرنگ، ڈاکٹرز، ایگریکلچر، BBA، یہ ساری ڈسپلنز ہم کور کرتے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت ہم نے 88 بچوں سے شروع کیا 2010 میں، اور اس سال ماشاءاللہ، پچھلے سال ماشاءاللہ سے ہم نے 3350 بچوں کی اسکالرشپ دی. اس طریقے سے ہم کئی سالوں سے پاکستان کے سب سے بڑے اسکالرشپ پرووائڈر بن گئے ہیں. اور جو ایک اور خاص بات ہے ہماری وہ یہ ہے کہ جو ہماری آڈٹ ریٹنگز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ پاکستان کی ساری چیریٹیز کی آڈٹ کرتا ہے. معذرت قطع کلام میں آپ کو کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ آپ نے آڈٹ ریٹنگز کی آپ نے بھی بات کی ہے کہ آپ کی آڈٹ ریٹنگز بہت ہائی ہیں. تو جو کرائیٹیریا ہے اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کا، تو اس کے اراؤنڈ پولیسنگ آپ نے اسٹرکٹ رکھی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ بہتر ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کرتا ہے یا یہ اس آپشن کو اویل کرنے میں مشکل بھی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ اس میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 41 یونیورسٹیز ہیں اکراس دا بورڈ پاکستان. 41 یونیورسٹیز. We try to make a picture of پاکستان. ہماری جو پاکستان کی وہ ہے پاپولیشن، اسی کو ریپرزینٹ کریں ہم اپنے بچوں کی کوانٹٹی میں پر پروونس. تو ہم ان یونیورسٹی کے ذریعے اپنا میسج پہنچاتے ہیں بچوں کو کہ اگر تم اس قابل ہو اور تمہیں مشکلات ہیں تو آؤ ہم تمہاری مدد کریں گے. تو یہ ہر یونیورسٹی میں ہمارا ایک افسر ہوتا ہے جس سے ہمارے جو اس وقت حفیظ صاحب بچے دیکھ رہے ہیں نا، جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو قابل ہیں، جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ فائنانسز ہیں، وہ پیسے ہیں، ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں. ان کے لیے میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ایک امید کی کرن بھی ان کے لیے ان کی زندگی کے اندر ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ زین جو کہ ایک مثال ہیں جن کو آپ نے سپورٹ کیا، ان کو اور ان کے بھائیوں کو امید کا سورج لگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ذرا ان سے بھی ان کے اس پلیٹ فارم کے بارے میں نے جاننا ہے کہ ان کی کمپنی کیا کرتی ہے. آئی نو ایک مشکل بچپن دیکھا، پھر اس کے بعد ایک اس طرح کے اداروں کا سامنے آنا اور آپ کی ہیلپ کرنا، آپ کی زندگی کا دھارا ایک طرح سے تبدیل کر دینا. اب اس پلیٹ فارم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. سو ہم نے اپنا اسٹارٹ اپ 3rd سیمسٹر میں اسٹارٹ کیا. وی ویر 3 بردرس، ہم 3 بھائی ہیں. اینڈ لائک 3 years it was just like building something, filling something, building something, like
यूनिवर्सिटी के जो लास्ट थर्ड ईयर तक वी वर ट्राइंग समथिंग, यू नो, बिल्ड सम एप्स, फेल सम थिंग्स, एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट, यू नो, व्हाट नेक्स्ट वी कैन बिल्ड. In the fourth semester we get into, you know, photo editing. हमने बैकग्राउंड चेंजर की मोबाइल ऐप लॉन्च की ऑन प्ले स्टोर, एंड देन वो जो ऐप है वो इंस्टेंटली इन अ वीक इट विल बिकम द नंबर 1 बैकग्राउंड चेंजर ऐप इन द वर्ल्ड. एंड देन वी move into photo editing and stuff, you know, we launched some object remover and stuff like this. वो भी नंबर 1 पे चली गई. देन फिर हमने 2022 में हमने सोचा यार, you know, like this mid journey was there, like a mid journey is like a image generation. आप कोई prompt लिखें कि अब man sitting on the moon, he can generate an image. तो 2022 में there was none of the Google and people like them are working on these things. तो हमने 2022 में एक product launch की, Imagine Art. ओके, ये उस टाइम से चल रहा है. जी. ये तो आज हम देख रहे हैं कि वो पिक्चर से किस तरह से वीडियो बन जाती है. आप 2022 से काम कर रहे हैं. हाँ, और हम text to image. Text to image. That is, or visual assets from text. Text to image and then image to video. Image to video. Okay. ये 2024 में आया. तो जब हमने Imagine Art लॉन्च की तो हम टॉप 2 चार्ट्स, नंबर 1 आर्ट एंड डिज़ाइन के अंदर नंबर 1 टॉप ग्रॉसिंग ऐप बन गए. हम कैनवा को भी हमने, यू नो, like whole 1 year beat kiya in terms of grossing app around the world on Play Store. Wow, Canva, that's big. Yeah. And then, you know, mobile was good. People are, you know, generating huge amount of generations. Like still right now we have 2.5 billion, you know, active users on mobile Android. How many offers have you gotten? And बड़े players जो they like to buy their competition out, right? Yeah. तो offers तो आपको आ रही होंगी, हम इतने मिलियन में खरीद लेते हैं, हम इतने मिलियन में. And what's the motivation कि आप नहीं बेच रहे अपना? 2023 में ऑफर आई थी. We were, you know, around $10 million के करीब Imagine Art के ऊपर. But right now we have a very huge mind कि हमने चीज़ों को प्रोफेशनल लेके जाना है. मैंने ज़ैन पूछा था कि कौन सी ऑफर्स आई हैं. आपने जो अमाउंट कोट किया, you better have security on your way out. आपने ये बोल दिया, मेरे जहन में यही था कि यहाँ से ध्यान से आपने वापस जाना है. लवली, क्या बात है. अच्छा, हफीज़ साहब की तरफ एक मरतबा फिर से हम चलते हैं. हफीज़ साहब, बड़ी खुशी हो रही है हमें जैन से मिलके भी, एंड आई एम श्योर बाकी जितने भी आलमनाइज हैं वो भी इसी तरह से कामयाबी से अपना करियर भी चला रहे होंगे, अपनी ज़िंदगियाँ बना रहे होंगे. वो लोग जो एस्पायरिंग हैं, जो चाहते हैं कि ये वाली स्कॉलरशिप उनको मिले, उनके पास टैलेंट भी मौजूद है, वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा बता दीजिएगा उन लोगों के लिए. जी देखें, मैंने ये बताया था कि सबसे आसान तरीका ये है कि हर यूनिवर्सिटी में एक फाइनेंशियल एड अफसर होता है. उससे हमारा MOU है और वो उन बच्चों को मदद करता है जो ज़रूरतमंद हैं और जो उनके पास ये भी पता होता है कि किन किन लोगों ने कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. राइट. तो हम उनके थ्रू उसको ऑपरेट करते हैं और इसकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो PF अपने क्राइटेरिया पे करती है, जिसमें 50% वेटेज देते हैं उनकी तालीम के, जो उनके HSC के मार्क्स हैं उसकी, और 50% हम वेटेज देते हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है. जितनी वो फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है उतने ही नंबर उनके पॉइंट्स उनके ज़्यादा हैं. तो इस तरीके से हम उनको सेलेक्ट करते हैं. हम जो ऑर्फन्स होते हैं उनको हम एक 10% और बोनस दे देते हैं और फिर हम उनमें से उन बच्चों को जो सबसे टॉप पे आते हैं उनको स्कॉलरशिप दे देते हैं. So that technically answers my question. और उनकी पूरी 4-5 साल ये आसान रहता है. अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि अगर आपसे, आपके इदारे से मुलाकात करना चाहे कोई ज़रूरतमंद, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे इनिशिएट किया जा सकता है? या कोई आपके साथ मिलकर इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहे तो वो किस तरह से आ सकता है? हमारा वेबसाइट पे हमारा टेलीफोन नंबर है, वहाँ आप कांटेक्ट करें एंड यू विल बी रिस्पॉन्डेड अप्रोप्रिएटली. राइट. ऑलराइट. थैंक यू सो मच हफीज़ साहब. मैं कहूँगी ये वो जज्बा है जिसकी वजह से इकबाल ने लिखा था कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए. बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह साहब for taking your time out and joining us. Zain, thank you so much मिलने के लिए, and all the very best. I hope कि आप इससे ज़्यादा करें, 10 मिलियन से ज़्यादा की आपको ऑफर्स आएं और आप पाकिस्तान का नाम कि आप कंपनीज को ऑफर करें कि हम तुम्हें बाय आउट करेंगे. So wishing you all the success that there is.
تھینک یو سو مچ جناب. ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. حفیظ الحق صاحب جو ہے نا انہی میں سے ایک ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مزید, ساتھ رہیے. This segment is brought to you by AKD Securities Limited. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے خوش آمدید. منی میٹرز کا یہ سیگمنٹ, اس میں آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات کیا ہو سکتے ہیں. ویسے تو بزنس ایٹ دی سینٹر آف اٹ آل. کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے ویسے کہا جاتا ہے بہت بڑا انڈیکیٹر تو نہیں ہے پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے بہت اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری اکانومی کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ انویسٹرز کے ایپٹیٹیوڈ کا پتہ چلتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ انویسٹرز کیا سوچ رہے ہیں. مزیدار تو سین تھا کہ جب مئی میں پاکستان کے اوپر زبردستی ایک وار امپوز کرنے کا ڈیسیجن لیا ہے اور بجائے بزنس گرنے کے اسٹاک مارکیٹ اوپر جانا شروع ہو گئی. مزہ تب آیا تھا بیسکلی نا چیزیں دیکھنے کا. تو AKD Securities and Exchange at the center of our discussion today. And کچھ امپورٹنٹ چیزیں before we introduce our guest, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ اس وقت انویسٹمنٹ کی کوئی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ جانا چاہیے, the push for making the economy digital is real. So the best place right now to invest in the short long term is probably digital assets and the market as well. With that said, I think we should introduce our guest. ہمارے ساتھ شعیب میمن صاحب موجود ہیں, اور شعیب صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں, جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں don't put all your eggs in one basket. سب کچھ آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں ہی انویسٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو پراپرٹی میں بھی انویسٹ کرنا چاہیے, بزنسز میں بھی کرنا چاہیے. تو ان کی طرف ایک مرتبہ پھر سے چلتے ہیں. وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں AKD Securities Limited کے. تھینک یو سو مچ شعیب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا آج سچویشن کیسی ہے اسٹاک مارکیٹ کی اوور آل؟ جی آج تو تھوڑا سا مارکیٹ میں پریشر ہے. آج کے 2-3 ایونٹس ہیں جو میں پہلے بتاتا چلوں. آج پہلا دن ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں T+1 سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے. T+1 سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں منڈے کو تو آپ کو کل سیٹل کرنا ضروری ہے ٹیوزڈے والے دن. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ وینسڈے والے دن چیزیں سیٹل ہوتی تھی. تو اب اس میں یہ پروویژن تھی کہ اگر کچھ لوگوں کے پاس پیسے ارینج نہیں تھے تو ان کے پاس 2 دن کے ٹائم ہوتا تھا تو وہ ٹریڈ کر کے منڈے کو وہ پیسے ارینج کر لیتے تھے. لیکن اب جو ہے دے ہیو ٹو میک شیور کہ ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ پھر ٹیوزڈے کو سیٹل ایک دن کے بعد انہیں سیٹل کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے یہ سسٹم جو ہے 1-2 دن اس میں سیٹل ہونے میں ذرا لگیں گے لوگوں کو, پلیئرز کو. تو یہ ایک بڑا ریزن ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ PPL اور OGDC اور دوسرے ریلیٹڈ اسٹاکس پہ جو پچھلے ہفتے نیوز تھی فرائیڈے کو کہ بیرک گولڈ جو ایک بڑا ریکونک پروجیکٹ ہے اس میں ایک بڑا میجر اسپانسر ہے اور پلیئر ہے, وہ جو ہے از پولنگ آؤٹ. اب یہ کنفرم نہیں ہے, کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں ہے, بٹ دیر ہیو بین ڈیلیز. فائنینشیل کلوز ابھی تک ہوا نہیں ہے. جون میں ہونا تھا لاسٹ ایئر, پھر سپٹمبر میں ہونا تھا, ابھی تک فائنینشیل کلوز نہیں ہوا ہے. سو دیر مسٹ بی سم آف دا تھنگس. میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر کچھ کلیریفیکیشنز آنی چاہیے تاکہ یہ ہے کہ اس پہ جو ہے, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں لوگ کافی پازیٹیو تھے PPL OG کی ویلیویشنز میں اس کو بھی شامل کر رہے تھے. تو پھر اس پریشر کے ٹائم میں آج پھر کیا سجیسٹ کریں گے آپ شعیب صاحب؟ انویسٹرز کو کیا سجیسٹ کریں گے, کدھر جائیں, کدھر انویسٹ کریں؟ وہی جو ٹاپ 50 کمپنیز ہیں, بلو چپ کمپنیز, انہی میں جائیں یا پھر اور بھی کہیں پر رسک لیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا انہی میں جائیں اور بینکس میں جائیں. بینکس کے ریزلٹس جو ہے وہ ابو ایکسپیکٹیشن نہیں ہے لیکن بہتر ریزلٹس ہیں, میٹنگ دی ایکسپیکٹیشنز. تو ہمارا یہ خیال ہے جیسے آج میزان بینک کا رزلٹ آئے گا, عسکری بینک کا رزلٹ آئے گا, تو یہ پورے سال کے ریزلٹس کے لیے, کیونکہ 3 کوارٹرز کے رزلٹ آ چکے ہیں تو اسپیشلی چوتھے کوارٹر کے رزلٹ اور فائنل ریزلٹس جو ہے وہ آنے ہیں کئی بینکس کے. آج جو ہے میزان بینک کا ڈیو ہے, عسکری بینک کا ڈیو ہے. تو لیٹس سی ان کے ریزلٹس کیسے آتے ہیں. بٹ میں اوور آل پازیٹیو ہوں بینکس پہ. میرے خیال ہے بینکس خریدنے چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو PPL OGDC ڈپس پہ خریدنے چاہیے, کیونکہ جو ریکونک پروجیکٹ کی ویلیویشنز ہیں وہ 2 سال 4 سال کے بعد چیزیں ہونی ہیں, لیکن ان کے جو کیش کلیکشن ہے وہ کافی بہتر ہو رہا ہے. اور گیس سرکولر ڈیٹ پہ اگر کوئی ریزولوشن ہوتا ہے تو آئی تھنک PPL OGDC کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ
स्टॉक्स हैं, प्लस ये है कि इंडस मोटर है वो काफ़ी बेहतर स्टॉक्स है, 10% डिविडेंड यील्ड है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है वो काफ़ी बेहतर डिविडेंड यील्ड है। तो अगर आप देखें पिछले हफ्ते तक जो है वो काफ़ी कंसर्न्स थे यूएस और ईरान के दरमियान टेंशन के, बट अब उनकी मीटिंग हो गई है एंड प्रोबेबली अब और मीटिंग्स चलेंगी। तो फिलहाल जो है जो वॉर का जो फियर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद शुएब मेमन साहब जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, अभी भी मूडीज की रिपोर्ट अभी आई है, लेकिन ऑयल प्राइस नीचे आई है। बिल्कुल, मूडीज की रिपोर्ट आई है, इस वक्त भी हम ये टिकर्स भी चल रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मालियाती निज़ाम है वो बेहतर है, हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये अब इंडिपेंडेंट इदारे जो है ना वो भी इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। शुएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और आज की स्टॉक मार्केट सिचुएशन बताने के लिए। आई होप जितने भी देखने वाले हैं अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी भी हेल्प मैं शुएब साहब हो की चुकी बात होगी। बड़े गौर से सुन रहा था, इसके अंदर एक पार्ट है कि जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा फॉर beginner investors who would want to collect some sum and put it in. I think the banks are the safest option because आपकी इकोनॉमी के सेंटर पे बैठे हुए हैं वो इस वक्त, वो पैसे की हर ट्रांजैक्शन के सेंटर पे बैठे हुए हैं, तो the chances of banks going down pretty low. आलमी गवाहियाँ भी आना शुरू हो चुकी हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को महफूज रखें, रिस्क कम से कम लें क्योंकि प्रेशर मार्केट के ऊपर मौजूद है। इसी के साथ वक्त हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मुजम्मिल को दीजिए इजाज़त। Same time, same channel.